करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर की, तो ईथर क्या होता है गाइस? ईथर होता है जो बनाता है, जो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? ROR। इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव O एंड वी हैव CH3। तो आप देख रहे होंगे ये है सिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि ये कहलाएगा R, ठीक है, बीच में आ गया O एंड ये भी क्या है? R गाइस। दूसरा ईथर वो होता है जो क्या फॉर्म करता है? ROR' भी फॉर्म करता है गाइस, और इसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर। और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव C2H5। तो आप देख रहे होंगे ये कहलाएगा R, ये कहलाएगा O और ये कहलाएगा R'। तो ये है अनसिमेट्रिकल ईथर और ये है सिमेट्रिकल ईथर गाइस। तो इसकी जो फर्स्ट प्रिपरेशन है गाइस, उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें करना है डिहाइड्रेशन। किसका करना है डिहाइड्रेशन? अल्कोहल का। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है गाइस? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को रिमूव करना। वाटर को क्या करना? रिमूव करना। तो अगर आपको वाटर रिमूव करना है गाइस बाय डिहाइड्रेशन के थ्रू, तो आपको क्या चाहिए होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा। तो गाइस हम लोग यहां पे लेते हैं स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम लोग यहां पे लेते हैं। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग यहां पे लेंगे। और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे आप ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, ये होता है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। या फिर आप ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H3PO4, ये कहलाता है फॉस्फोरिक एसिड। या फिर आप ले सकते हैं Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। या फिर आप ले सकते हैं P2O5, या फिर आप ले सकते हैं V2O5। ये सारे के सारे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसी भी कंपाउंड से वाटर को रिमूव करके डिहाइड्रेशन दिखाएंगे गाइस। सो आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। बात करते हैं रिव्यू की। मैंने कहा ईथर वो होता है जो ROR बनाता है या फिर ROR' बनाता है, मतलब सिमेट्रिकल ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। अब अगर आपको करना है डिहाइड्रेशन, तो आपको वाटर को रिमूव करना है, और वाटर को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास कौन कौन से? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड गाइस। चलिए बात करते हैं इसकी रिएक्शन की, रिएक्शन एक्चुअल में किस तरीके से होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। सो गाइस अगर हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, तो आपने अल्कोहल में देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कोई अल्कोहल, वी हैव CH3, हमारे पास है CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH। हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल जो है 1 डिग्री वाला अल्कोहल। इस अल्कोहल को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जो एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और टेम्परेचर है 443 केल्विन, तो आपको पता है ये क्या करता था? ये करता था अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो। अल्फा बीटा एलिमिनेशन ये करेगा, और एलिमिनेशन करने पे हमें क्या मिलता था? हमेशा एल्कीन। कैसे मिलेगा? ये रहा OH। OH इस कार्बन से जुड़ा है, वो है अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन क्या? बीटा। तो अल्फा और बीटा से यहां से वाटर रिमूव हुआ गाइस। जैसे वाटर रिमूव होगा, ये अपने बॉन्ड्स कहां दे देंगे? अल्फा और बीटा के बीच में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्कीन की। बट गाइस हमें एल्कीन नहीं बनाना, हमें बनाना है ईथर। तो ईथर कैसे बनेगा? ईथर के लिए कंडीशन किस तरीके से होगी गाइस? सो वी हैव अल्कोहल, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH। सो अगर हम इसका कराते हैं डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर लेते हैं 413 केल्विन। सो गाइस जैसे ही कंडीशन चेंज हो जाती है 443 केल्विन से 413 केल्विन हो जाएगा, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? ईथर की फॉर्मेशन करेगा। कैसे होगी? लेट्स सी। आपको क्या करना पड़ेगा? अल्कोहल 2 मोल लेना पड़ेगा गाइस। तो आपने लिया CH3, आपने लिया CH2, आपने लिया OH। क्लियर है? 1 मोल ये हो गया। एक और मोल ले लीजिए, ये रहा आपका CH2, ये रहा आपका CH3। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में है? ये रिएक्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4 की, और टेम्परेचर है 413 केल्विन। तो गाइस जैसे ही आपने कंडीशन चेंज करी, आप देखेंगे कि यहां से क्या हुआ? वाटर रिमूव हुआ। जैसे ही वाटर रिमूव होगा, आपको किसकी फॉर्मेशन मिलेगी? यहाँ पे ईथर की। सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव O, वी हैव CH2, वी हैव CH3। सो गाइस यहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन हो गई। और एक ऐसा ईथर है, अगर आप देखेंगे तो ये कहलाएगा R, बीच में आ गया आपका O, और ये क्या कहलाएगा? आपका सेम है, इट मींस ये है R। तो आपने देखा यहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन हुई। और कैसा ईथर था ये? सिमेट्रिकल ईथर। कैसा ईथर था? सिमेट्रिकल ईथर था। सो गाइस अभी तक आपने देखा कि जब आपने 1 डिग्री वाले अल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4 किया,
443 केल्विन थे, तो उसने एल्कीन की फॉर्मेशन करी और अल्फा बीटा एलिमिनेशन छोड़ दिया। वहीं पे जब हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, टेंपरेचर था 413 केल्विन, जैसे ही कंडीशन चेंज हुई उसने क्या किया, ईथर की फॉर्मेशन की। जब हमने अल्कोहल को कितना लिया था, 2 मोल लिया था, कितना लिया था 2 मोल, और अल्कोहल कैसा था हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री वाला अल्कोहल था। अब एक्चुअली में गाइस इसका मैकेनिज्म कैसे चला होगा और किस तरीके से ईथर की फॉर्मेशन हुई होगी, चलिए देखते हैं उसे। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, आपको पता है हमने रिएक्शन कराया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये रहा हमारा H2SO4। इसको अगर हम डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं, तो आपको पता है ये एक एसिड है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा और HSO4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो गाइस अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में चलता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन, सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। आपको अल्कोहल का प्रोटोनेशन करना होगा। जैसे मैंने 1 मोल ऑफ अल्कोहल लिया, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव O एंड वी हैव H। जैसे हम इसे रिएक्ट कराएंगे प्रोटॉन से, तो आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और ये जो प्रोटॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, यहाँ से ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा प्रोटोनेशन हो गया और हमें क्या मिलेगा, CH3, वी हैव CH2, हमें मिलेगा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और आपको पता है जब भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है वो क्या कहलाता है, अनस्टेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, अनस्टेबल। और ये जो बना इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इस कंपाउंड को कहा जाता है गाइस। ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं गाइस, बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अभी आपने 1 मोल ऑफ अल्कोहल लिया, अब हम क्या करेंगे, एक और लेंगे और हम क्या करेंगे, हम करेंगे अटैक ऑफ अल्कोहल। जो दूसरा मोल ऑफ अल्कोहल है वो अटैक करेगा किस पे, टू प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करेगा। तो गाइस किस तरीके से करेगा, बड़ा सिंपल है। आपने लिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो आपका फॉर्म हुआ था, वी हैव CH3, वी हैव CH2, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा पॉजिटिव। अब जैसे ही आपने इसको रिएक्ट कराया सेकेंड अल्कोहल के साथ, जो था आपका CH3, जो था CH2, जो था OH गैस। आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, और ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो एक टूटेगा, जैसे ही ये टूटेगा यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा गाइस, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, क्योंकि ये अब बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या करेगा, बैक साइड से, क्या बोला गाइस मैंने, बैक साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। बैक साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मतलब ये है कि ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म को। तो गाइस याद रखिएगा, आपका जो ईथर होता है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन कराना है तो डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी गाइस। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसने बैक साइड से अटैक किया और किस मैकेनिज्म को फॉलो किया, SN2 मैकेनिज्म को। तो यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ और आपको क्या मिला, आपको कुछ ये मिला CH3, ये रहा आपका CH2, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के पास था हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका CH2 CH3। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, मतलब ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल। तो गाइस लास्ट स्टेप जिसे हम लोग कह रहे हैं थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करेंगे गाइस। क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन। तो कैसे होगा डीप्रोटोनेशन, बड़ा सिंपल है। आपने पकड़ा ये प्रोडक्ट, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन अटैच्ड विद हाइड्रोजन CH2 एंड CH3। तो गाइस ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने की वजह से यहां से इस प्रोटॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा, मतलब डीप्रोटोनेशन करेगा। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 CH2O CH2 एंड CH3। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म चलता है गाइस। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का जुड़ना। सेकंड में क्या होगा, जो अल्कोहल होगा वो अटैक करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा गाइस। ये प्लीज आपको ध्यान में रखना होगा कि SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। और थर्ड स्टेप था इसका डीप्रोटोनेशन गाइस, जिसमें ईथर की फॉर्मेशन होगी। सो गाइस आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड। तो गाइस इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपने देखा कि मैंने अभी जो अल्कोहल से ईथर बनाया बाय डिहाइड्रेशन, उसमें मैंने जो अल्कोहल लिया था वो कैसा अल्कोहल लिया था, प्राइमरी अल्कोहल लिया था गाइस। कैसा लिया था, 1 डिग्री वाला अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का
प्राइमरी अल्कोहल का जब हमने डिहाइड्रेशन कराया था कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर था 413 केल्विन, तो उसने किसकी फॉर्मेशन करी थी? ईथर की। वहीं पे गाइस अगर आप 2 डिग्री वाला अल्कोहल लेते या फिर 3 डिग्री वाला अल्कोहल लेते और उसका कराते कंसंट्रेटेड 413 केल्विन, तो गाइस वो ईथर की फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि जब आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो तो वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? वो फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को और ईथर की फॉर्मेशन करता है। वहीं पे अगर आप 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला अल्कोहल लेते और उसको रिएक्ट कराते कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 413 केल्विन, तो ये क्या करता है गाइस? यहाँ पे ये फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म को, और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा गाइस? एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 डिग्री वाला अल्कोहल, we have CH3, we have C, we have H and we have CH3 and we have OH। So guys जैसे मैं रिएक्शन करूंगा, जैसे मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा, रिएक्शन किस तरीके से होगी देखते हैं। जैसे मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 413 केल्विन, तो आपको पता है ये 2 डिग्री वाला अल्कोहल है, तो 2 डिग्री वाला अल्कोहल क्या करेगा? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा? एल्कीन की फॉर्मेशन मतलब ये करेगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन को फॉलो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन को फॉलो। तो कैसे होगा फॉलो? देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है, क्लियर है या नहीं है? वो से जिससे जुड़ा वो क्या है? बीटा। ये रहा बीटा हमारा। तो इस बीटा का एक हाइड्रोजन मैं यहां दिखा रहा हूं, तो यहां से क्या होगा? ये वाटर रिमूव हुआ। जैसे ही वाटर रिमूव हुआ ये क्या करेंगे? अपना बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में दे देंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो गाइस आपको ये याद रखना है कि अगर आप डिहाइड्रेशन करा रहे हैं अल्कोहल का ताकि आप ईथर बना सकें, तो आपको हमेशा 1 डिग्री वाला अल्कोहल चाहिए होगा, क्योंकि वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके ईथर की फॉर्मेशन करेगा। वहीं पे 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला अल्कोहल क्या करेगा? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करके एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा गाइस। सो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें हम लोग क्या करते हैं गाइस? इसमें हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और ये एल्काइल हैलाइड होना चाहिए गाइस 1 डिग्री वाला, क्लियर है? प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं एल्कोक्साइड के साथ, एल्कोक्साइड के साथ हम इसे रिएक्ट कराते हैं, और जैसे ही हम इसे रिएक्ट कराते हैं ये क्या करता है? ईथर की फॉर्मेशन करता है। और ये ईथर कैसा होगा? ये ईथर 2 टाइप का हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, सिमेट्रिकल ईथर भी हो सकता है, as well as अनसिमेट्रिकल ईथर भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल ईथर भी ये हो सकता है। तो गाइस विलियमसन सिंथेसिस में हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं। अब सिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है जो ROR बनाता है, ROR। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, ठीक है, वी हैव O एंड वी हैव CH3। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप है, इट मींस ये है ROR व्हिच वी कॉल सिमेट्रिकल ईथर। और अनसिमेट्रिकल क्या होता है? जो बनाते हैं ROR'। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव O, वी हैव C2H5। सो गाइस आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन के अगल-बगल दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, इट मींस यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर ये है। अब गाइस रिएक्शन किस तरीके से होती है? रिएक्शन में हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपको जो एल्काइल हैलाइड लेना है वो हमेशा 1 डिग्री वाला होना चाहिए गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मैंने लिया CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव Cl। ये है हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जैसे मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा एल्कोक्साइड के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव Na, इसे हम कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड के साथ हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है गाइस। आपको पता है क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव होता है, सोडियम का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां से क्या होगा? NaCl बाहर हो जाएगा, ये रहा Na और ये रहा Cl। जैसे ये दोनों बाहर होंगे, NaCl जैसे बाहर होगा आप देखेंगे कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब बैक साइड से अटैक करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो विलियमसन सिंथेसिस है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और SN2 क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा और बैक साइड से क्या करेगा? अटैक करेगा। और यहाँ पे क्या होगा? अगर आप देखेंगे तो वी हैव CH3, वी हैव CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और ये हो जाएगा CH3। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल ईथर की क्या हुई? फॉर्मेशन हो गई गाइस विद द हेल्प ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। चलिए बात करते हैं सिमेट्रिकल ईथर कैसे बनाएंगे। तो बड़ा सिंपल है, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव Cl गाइस।
तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, हम इसे रिएक्ट कराएंगे एल्कोक्साइड के साथ। तो जैसे मैंने ले लिया CH3, वी हैव CH2, वी हैव O एंड वी हैव N, इसे हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो गाइस जैसे ही हम इसे रिएक्ट कराएंगे ये क्या करेगा, आपको पता है सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव है, क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्लोरीन नेगेटिव सोडियम के पॉजिटिव को NaCl के फॉर्म में बाहर करेगा। जैसे ये बाहर होंगे ये वाला ऑक्सीजन बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पे, इट मींस ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई बैक साइड से अटैक होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, तो वो कहलाता है SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे बनेगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3। तो आप देख रहे होंगे ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन हो गई है। तो याद रखिएगा विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, जब हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का क्या कराते हैं, एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो वो ईथर की फॉर्मेशन करता है। अब ईथर यहाँ पे सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। विलियमसन सिंथेसिस में हम दोनों को प्रिपेयर करते हैं, सिमेट्रिकल को भी और अनसिमेट्रिकल को भी गाइस। बट एक चीज याद रखना, हमेशा यहाँ पे आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा गाइस। अब आपने इतना देख लिया, चलिए बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लूं या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लूं तो रिएक्शन कैसे होगी, किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा गाइस। सो गाइस अगर हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की जगह पे लेते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, जैसे वी हैव CH3, वी हैव CH, वी हैव CH3 एंड वी हैव क्लोरीन, आप देखेंगे कि ये है 2 डिग्री सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, लाइक CH3, वी हैव O, वी हैव Na, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं तो रिएक्शन कैसे होगी गाइस। तो याद रखिएगा जब भी आप सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और क्या दिखाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करेगा। और जब भी आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करते हो आपको पता है एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, तो कैसे होगी, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा है, ये भी रहा आपका बीटा और ये भी रहा आपका बीटा, तो आपका अल्फा और बीटा से HCl बाहर हो गया। जैसे ही HCl बाहर होगा ये अपना बॉन्ड कहां दे देंगे, अल्फा और बीटा के बीच में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा CH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। तो गाइस क्या होगा, एल्कीन की यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपके पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है या फिर 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करके अल्फा बीटा एलिमिनेशन दिखाएंगे और एल्कीन की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं एक क्वेश्चन की। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, आपके पास आया CH3, आपके पास आया CH2, आपके पास आया Cl, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं NaO CH3 CH3 और वी हैव CH3। सो गाइस आप मुझे बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है गाइस, आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और आप उसे रिएक्ट करा रहे हो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सिंपल है, प्राइमरी अगर आपके पास है तो वो विलियमसन सिंथेसिस को फॉलो करेगा और ईथर की फॉर्मेशन करेगा। तो ये रहा आपका पॉजिटिव, ये रहा आपका नेगेटिव, यहाँ से NaCl चला जाएगा बाहर और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और क्या करेगा, CH3, we have CH2, we have O, we have CH3, we have CH3 and we have CH3 guys। तो बड़ा सिंपल है, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए गाइस। अगर आपका एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शियरी है तो हमेशा एल्कीन की फॉर्मेशन होगी गाइस। वहीं पे आपका सोडियम एल्कोक्साइड 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है, 3 डिग्री का भी हो सकता है गाइस। सो आई होप आपको विलियमसन सिंथेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जिसमें हम फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं ईथर के फिजिकल स्टेट की, तो जो लोअर ईथर होते हैं, लोअर ईथर जो होते हैं गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर जिसका फॉर्मूला होता है CH3O CH3 गाइस, या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर जिसका फॉर्मूला होता है C2H5O CH3। सो गाइस जो हमारे लोअर ईथर होते हैं लाइक डाई मिथाइल ईथर या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, ये एग्जिस्ट करते हैं एज अ गैसियस स्टेट।
ये हमेशा गैसियस फॉर्म में होते हैं गाइस, क्योंकि ये लोअर ईथर है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं हाइयर ईथर्स की, अगर हम बात करते हैं हाइयर ईथर्स की, तो जो हमारे हाइयर ईथर होते हैं गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर हैविंग फॉर्मूला C2H5O C2H5। सो गाइस जो हमारे हाइयर ईथर्स होते हैं लाइक डाई इथाइल ईथर, ये होते हैं लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है, विद प्लीजेंट स्मेल। और स्मेल कैसी होती है, प्लीजेंट, बड़ी अच्छी इनकी स्मेल होती है गाइस। सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं तो जो लोअर ईथर होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक डाईमिथाइल ईथर या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे जो हमारे हाइयर ईथर्स होते हैं लाइक डाईइथाइल ईथर, ये लिक्विड होते हैं हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट विद प्लीजेंट स्मेल। अब होता क्या है गाइस कि ये जो आपका डाईइथाइल ईथर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम हमेशा इसे फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर में इसलिए क्योंकि समर्स के वक्त टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम इसे फ्रीजर से बाहर रखते हैं गाइस। तो ये था फिजिकल स्टेट। बात करते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की, विच वी कॉल बॉइलिंग पॉइंट। सो गाइस हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट मींस जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो गाइस होता क्या है, ईथर जो होता है आर अनेबल टू फॉर्म, ईथर आर अनेबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। तो ईथर जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, जिसके वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का इज मच लोअर देन अल्कोहल with comparable mass। सो गाइस जिसकी वजह से ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है अल्कोहल से अगर कंपेरेबल मास हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव CH3, हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर, और इसको मैं कंपेयर करता हूं इथाइल अल्कोहल से। सो वी हैव इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों का मास कैसा है, कंपेरेबल है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो कंपेरेबल है, लेकिन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो गाइस दोनों में से अल्कोहल का, ये रहा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे एक और अगर मैं एग्जांपल देखूं, वी हैव CH3, we have CH2, we have O, we have CH2 and we have CH3। ये है हमारा डाईइथाइल ईथर। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं अल्कोहल से, लाइक we have CH3, CH2, we have CH2, we have CH2 and we have OH guys। सो आप देखेंगे कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर गाइस। अब यहां पे एक पॉइंट और है गाइस कि जो ईथर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज ऑलमोस्ट सेम बोलिए या फिर कम, इज सिमिलर टू एल्केन। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एल्केन के विद कंपेरेबल मोलर मास। सो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव CH2, वी हैव O, वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3। हमारे पास है डाईइथाइल ईथर, और इसको मैं कंपेयर करता हूं CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3 प्रोपेन से। तो आप देखेंगे दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम है या कंपेरेबल है, तो इनका कंपेरेबल मोलर मास है। अब कंपेरेबल मोलर मास होने की वजह से एल्केन और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से थोड़ा सा कम होता है, बहुत थोड़ा कम होता है गाइस। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का वो एल्केन के सिमिलर होता है। सो गाइस अभी तक हमने दो फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने पहला देखा फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने फर्स्ट देखा फिजिकल स्टेट। हमने देखा कि जो लोअर ईथर होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे हाइयर ईथर जो होते हैं गाइस
वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं विद लो बॉइलिंग पॉइंट हैविंग प्लीजेंट स्मेल। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। इसलिए जो ईथर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल विद कंपेरेबल मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। जैसे इस वाले में देखिए मोलर मास दोनों का सेम है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल का ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अब पॉइंट क्या निकल के आता है कि जो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एल्केन के विद कंपेरेबल मोलर मास। जैसे एग्जांपल इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम या कंपेरेबल है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहते हैं ईथर और एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सिमिलर होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है एल्कीन से विद कंपेरेबल मोलर मास। सो आई होप आपको दो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं ईथर की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की, सो वी हैव डेंसिटी। सो अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं ईथर की, तो ईथर की जो डेंसिटी होती है, ईथर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। इट मींस ईथर जो होता है वो लाइटर देन वाटर होता है, लाइटर देन वाटर, वो वाटर से भी हल्का होता है गाइस। तो ये रही डेंसिटी की बात। मूव करते हैं फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी पे, विच वी कॉल सॉल्युबिलिटी, विच वी कॉल सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कि क्या कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या नहीं। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पे। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है जब आपका हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन। तो अगर आपका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो समझ जाना वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कि अगर कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है तो वो सॉल्युबल होगा। तो बात करते हैं ईथर की। ईथर जो होता है गाइस वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इट मींस आपका जो ईथर होता है वो सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ईथर को देखेंगे, ईथर क्या होता है, ROR, ये हमारा ईथर है। ये क्या करेगा, वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो ये कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ईथर जो होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छी खासी होती है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गाइस ईथर की, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर वो डिक्रीज करने लग जाती है, जैसे जैसे एल्काइल चेन बढ़ने लग जाते हैं, जैसे एल्काइल चेन क्या होते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। इट मींस जैसे जैसे ईथर की चेन लंबी होती रहेगी वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती रहेगी गाइस, कम होती रहेगी। तो ये था सॉल्युबिलिटी का कांसेप्ट। चलिए मूव करते हैं और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, व्हिच वी कॉल डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट गाइस, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है म्यू व्हिच इज इक्वल्स टू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सो गाइस जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब अगर मैं बात करता हूं ईथर के स्ट्रक्चर की, तो ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटर जैसा होता है। जैसे कैसा, ईथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर आप ईथर के स्ट्रक्चर को देखेंगे और वाटर का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं वी शेप। ये वी शेप जैसा आपको दिख रहा होगा, या फिर हम इसे कहते हैं एंगुलर शेप, ये एंगुलर शेप जैसा होता है, या फिर हम इसे कहते हैं बेंट शेप जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैं बात करता हूं इसके डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है ईथर का गाइस, आपको पता है डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो गाइस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये रहा ईथर। तो अगर आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम लोग देखें तो डायरेक्शन कहां जाएगा, फ्रॉम लेस टू मोर। एल्काइल लेस है, ऑक्सीजन मोर है, ऐसी लेस टू मोर। तो यहां पे जो रिजल्टेंट निकलेगा डाइपोल मोमेंट का वो कहां निकलेगा, इधर के साइड निकलेगा ज्यादा। इस तरीके से इट मींस ईथर का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे हमें क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट मिल रहा है गाइस।
सो ये था डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी जो होती है ईथर की वो लाइटर देन वाटर होती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है, इट मींस जो आपका ईथर है वो सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और जो सॉल्युबिलिटी होती है ईथर की वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की चेन बढ़ती रहेगी। बात करते हैं डायपोल मोमेंट की, तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेपरेशन। और जो डायपोल मोमेंट होता है ईथर का वो होता है फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे रिजल्टेंट मिल रहा है, तो रिजल्टेंट मिलने का मतलब ये है कि जो डायपोल मोमेंट होता है ईथर का इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू वाटर होता है। और स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर का नाम है वी शेप, एंगुलर शेप और बेंड शेप। सो आई होप गाइस आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ईथर की समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। सो गाइस बेसिकली जो ईथर्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं, जिसमें वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। SN2 का मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर मींस अगर आप ऑर्डर निकालते हैं गाइस, ऑर्डर क्या होता है? P प्लस Q। आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं विच इज द सम ऑफ P प्लस Q, तो यहां पे जो ऑर्डर निकलता है SN2 मैकेनिज्म में वो कितना निकलता है? 2 निकलता है। अब गाइस SN2 मैकेनिज्म को SN2 क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से क्या करेगा गाइस? अटैक करेगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो ईथर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, जिसमें वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2 का मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हिच मींस अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल टू P प्लस Q, जो आपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा, तो वहां पे क्या निकलेगा? 2 निकलेगा गाइस। और SN2 को SN2 इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से क्या करेगा गाइस? अटैक करेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस? ईथर जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और अगर आप प्रीवियस सेशन में SN2 को जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि SN2 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टैटिक हिंड्रेंस गाइस। स्टैटिक हिंड्रेंस। अब स्टैटिक हिंड्रेंस क्या होता है गाइस? स्टैटिक हिंड्रेंस होता है भीड़ भाड़, क्राउडिंग। तो गाइस याद रखिएगा, अगर ईथर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो स्टैटिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, जितना कम स्टैटिक हिंड्रेंस होगा, उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी ईथर की टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म की तरफ। तो गाइस मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अगर आप SN2 मैकेनिज्म को देखते हैं तो SN2 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टैटिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, क्राउडिंग। तो क्राउडिंग जितनी कम होगी, स्टैटिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म की तरफ। तो प्लीज आप ये पॉइंट याद रखिएगा, जब हम आगे रिएक्शन करेंगे तो इसकी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम ईथर की रिएक्शन करेंगे हेलोजन एसिड के साथ। अब हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं गाइस? हेलोजन एसिड्स आपके हो सकते हैं HI, ये हो सकते हैं आपके HBr, ये हो सकते हैं आपके HCl, या फिर ये आपके हो सकते हैं HF गाइस। ये होते हैं आपके हेलोजन एसिड। और अगर मैं बोलूं कि इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप बोलेंगे आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी गाइस। ऐसा क्यों? आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसलिए होती है गाइस क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल अगर जल्दी बनेगा तो वो जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेगा? शो करेगा। इसलिए गाइस अगर हम ईथर की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो हेलोजन एसिड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? HI होगा गाइस, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, जल्दी टूटेगा तो जल्दी न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जल्दी न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेगा? शो करेगा गाइस। अब रिएक्शन किस तरीके से होगी गाइस? तो रिएक्शन में क्या होगा गाइस? जैसे मैं अगर एक ईथर ले लेता हूं, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव O, वी हैव CH2, वी हैव CH3 गाइस। तो ये हमारे पास है सिमेट्रिकल ईथर। So we have guys symmetrical ether। तो अगर मैं सिमेट्रिकल ईथर को रिएक्ट कराता हूं HI के साथ, किसके साथ? HI के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं गाइस, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। यहां पे हमने जो HI लिया है ये सिंपल अभी 1 मोल लिया है। कितना लिया है? 1 मोल लिया है। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी? आपको पता है ईथर के पास होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? इस हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा? डोनेट करेगा गाइस। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनना चाहिए? नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास होगा CH3
we have CH2, we have oxygen, we have CH2, we have CH3। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव है। अब आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आ जाता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वो कंपाउंड कहलाता है अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से गाइस वो यहां से टूट जाएगा, वो यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा CH3, एक आपको मिलेगा CH2 और एक आपको मिलेगा गाइस OH। क्लियर है। अब जैसे ये वाला ग्रुप अलग हुआ गाइस, इस कार्बन पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा और इस पे कौन अटैक करेगा, आयोडीन अटैक करेगा। और जैसे ही आयोडीन अटैक करेगा आपको यहां पे क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी गाइस। किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्काइल हैलाइड की यहां पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी गाइस। तो इस तरीके से रिएक्शन चलेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि जब हम सिमेट्रिकल ईथर को HI के साथ रिएक्ट कराते हैं, और HI मैंने यहां पे सिर्फ कितना लिया है, 1 मोल, तो वो क्या करता है, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है गाइस। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं कि अगर हम HI को एक्सेस मात्रा में ले लें तो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगी। गाइस अगर मैं लेता हूं सिमेट्रिकल ईथर, सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग HI को ले रहे हैं एक्सेस मात्रा में। किस मात्रा में ले रहे हैं, एक्सेस, ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी, आपने क्या लिया है, आपने लिया है सिमेट्रिकल ईथर, और सिमेट्रिकल ईथर का आप रिएक्शन करा रहे हैं HI के साथ। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, तो वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा हाइड्रोजन को। जैसे ही लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा गाइस, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास है यहाँ पे CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन जो जुड़ा होगा हाइड्रोजन से और कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था हाइड्रोजन को। एंड वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3 गाइस। अब अगर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और लेस स्टेबल होने की वजह से जैसे ही ये कंपाउंड I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, आपको पता है कि यहां से तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है। और ये आयोडीन देखिए गाइस बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से अटैक करने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारे पास CH3, एक बनेगा CH2 और यहाँ पे किसने अटैक किया, इस आयोडीन ने, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बना। दूसरा हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना CH3, हमारे पास बना CH2 और हमारे पास बना O और H, एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो हमने HI है वो एक्सेस मात्रा में लिया, तो एक्सेस मात्रा में लेने की वजह से ये एल्कोहल दोबारा रिएक्ट करेगा HI के साथ। अब रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है, ऑक्सीजन के पास फिर से क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3, CH2, ये रहा आपका ऑक्सीजन जो जुड़ा है हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी जुड़ा है हाइड्रोजन से, कैरी अ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया था। अब आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, तो ये क्या कहलाएगा, लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल होने की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा गाइस, यहाँ पे क्या होगा, I नेगेटिव होगा, ये टूट जाएगा यहाँ से और वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा, आपका जो आयोडीन है जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करेगा। सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव I। तो आपने देखा कि अगर मैं HI को 1 मोल लेता हूं, लिमिटेड लेता हूं, तो रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड की जाएगी। और अगर मैं HI को एक्सेस मात्रा में लेता हूं तो वो क्या करेगा, फर्दर एल्कोहल का क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और फिर से एल्काइल हैलाइड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। चलिए मूव करते हैं। अभी हमने बात करी सिमेट्रिकल ईथर की, अगर यही केस अनसिमेट्रिकल ईथर का होता तो किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड की जाती है। सो अगर मैं लेता हूं अनसिमेट्रिकल ईथर, सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव CH3। सो गाइस अब हमारे पास है यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर, और अनसिमेट्रिकल ईथर को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं HI के साथ तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन सिंपल, HI को मैं यहाँ पे 1 मोल ले रहा हूं तो रिएक्शन कैसे होगी, आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स, और ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3, CH2, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हमारा CH3 गैस, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है जब भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है तो वो क्या कहलाता है, लेस स्टेबल कहलाता है। अब जैसे ही लेस स्टेबल कराएगा गाइस, हम इसको ये कराएंगे I नेगेटिव के साथ, तो आपको पता है ये क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा।
और जैसे ही ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो आपको पता है यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। इट मींस स्टेरिक हिंड्रेंस जिस साइड से कम होगा उस साइड से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी SN2 मैकेनिज्म की। मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये वाला केस है अनसिमेट्रिकल ईथर का। सिमेट्रिकल ईथर में तो मैं कहीं से भी तोड़ सकता था, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर में हम उसी जगह से ब्रेक डाउन करेंगे जिस जगह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से कहां से टूटेगा गाइस, यहां से टूटेगा इस जगह से बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आपका जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो कहां करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा इस पे CH3 पे। क्यों हुआ, एक और बार देखते हैं। मैंने कहा ये केस है अनसिमेट्रिकल ईथर का, तो अनसिमेट्रिकल ईथर में आपको पता है कि जो आयोडीन होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पे, वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने का मतलब ये है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जिस साइड से कम होगा उस साइड से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी SN2 की। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो बॉन्ड यहाँ से टूटा और क्या बना, एक तो बना हमारे पास CH3, एक बना हमारे पास CH2, एक बना हमारे पास OH। और आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम था। तो यहाँ पे जब अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा, CH3 और I। सो गाइस आपको ये नोट याद रखना है। नोट क्या याद रखना है, नोट ये याद रखना है कि अगर आपके पास होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, अगर आपके पास होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, तो अनसिमेट्रिकल ईथर में जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। इट मींस जिस जगह से स्टेरिक हिंड्रेंस आपको कम मिल रहा होगा आपको वहां से बॉन्ड को तोड़ना है, और जैसे ही आप बॉन्ड को तोड़ोगे उस जगह रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी SN2 मैकेनिज्म की। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सिमेट्रिकल ईथर में HI वाली रिएक्शन प्रोसीड की जाती है और किस तरीके से अनसिमेट्रिकल ईथर में HI वाली रिएक्शन प्रोसीड की जाती है और वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब चलिए गाइस कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। गाइस अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इन केस ऑफ ईथर, तो अगर गाइस आपके पास है मिथाइल, अगर आपके पास है इथाइल, अगर आपके पास है 1 डिग्री या फिर अगर आपके पास है 2 डिग्री, तो ये फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म को। किसको फॉलो करेगा गाइस, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपके पास है 3 डिग्री, अगर आपके पास है एलाइलिक कंपाउंड्स, एलाइलिक, अगर आपके पास है बेंजाइलिक, तो गाइस ये क्या करेगा, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और आपको पता है SN1 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन, आपको पता है जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा, जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। तो गाइस हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हम ईथर का HI के साथ रिएक्ट कराते हैं, अगर वहां पे आपको मिथाइल दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है, 1 डिग्री दिख रहा है, 2 डिग्री दिख रहा है एल्काइल, तो वहां पे क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। वहीं पे अगर आप ईथर को जब आप HI के साथ रिएक्ट करा रहे हो, आपको वहां पे 3 डिग्री एल्काइल दिख रहा है, एलाइलिक दिख रहा है या बेंजाइलिक दिख रहा है, तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और SN1 मैकेनिज्म में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जितना स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1। चलिए देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिया CH3, मैंने लिया C, मैंने लिया CH3, मैंने लिया CH3, we have O, we have CH2 and we have CH3। तो आप देख रहे होंगे ये केस है अनसिमेट्रिकल ईथर का, अनसिमेट्रिकल ईथर का। और इस अनसिमेट्रिकल ईथर को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं 1 मोल ऑफ HI के साथ, तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा कार्बन, वी हैव CH3, वी हैव CH3, हमें मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन CH2, CH3, और ऑक्सीजन के पास कौन आके जुड़ा है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब जो पॉजिटिव है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है, इट मींस ये वाला कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा, लेस स्टेबल। अब आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है आपके पास, I नेगेटिव, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 डिग्री दिख रहा है। 3 डिग्री दिखने का मतलब ये कि ये यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो ये ब्रेक डाउन कहां से होगा, ब्रेक डाउन यहां से होगा गाइस। ये OH यहां से अलग हो जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3, we have CH2 and we have OH। क्लियर है। और 3 डिग्री वाले में ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा क्योंकि कार्बोकैटायन यहां बनेगा और ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री में।
आपको पता है 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री वाला। इट मींस यहां पे बॉन्ड टूटेगा और ये न्यूक्लियोफाइल सीधा जाके इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट। वी हैव CH3, वी हैव C, ऊपर मिला हमें CH3, नीचे भी क्या मिला हमें CH3 और यहां पे हमें क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। सो गाइस आपको याद रखना है कि अगर आपका मिथाइल इथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री है तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। वहीं पे अगर आपके पास 3 डिग्री एलाइलिक या बेंजाइलिक है तो वहां पे SNR मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, जिसमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटायन होगा उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SNR मैकेनिज्म, जैसे 3 डिग्री की होती है। तो आई होप आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी ईथर की, इन विच वी रिएक्ट ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ HI गाइस। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। हम यहां पे जो ईथर का कंपाउंड लेने वाले हैं गाइस, वी कॉल्ड इट एनिसोल। वी कॉल्ड इट एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, जब आप बेंजीन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ देते हो, मिथॉक्सी क्या होता है, OCH3 गाइस। तो ये है ईथर का कंपाउंड जिसे हम लोग एनिसोल कहते हैं, या फिर आप इसे मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन भी इसे कहा जाता है गाइस, या फिर आप इसे एक और कह सकते हैं एल्काइल एराइल ईथर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एल्काइल एराइल ईथर भी इसे कहा जाता है। सो गाइस आज हम एनिसोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की एनिसोल की, तो ये रहा स्ट्रक्चर एनिसोल का, जिसमें ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, CH3 के साथ। सो गाइस अगर आप एनिसोल को देखते हैं तो एनिसोल के पास होता है ऑक्सीजन एटम और इस ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। और अगर आप ढंग से इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब आपका जो एनिसोल है उसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर कहां शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। जैसे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स ऑर्थो पोजीशन पे। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से होगा गाइस। सो वी हैव बेंजीन, यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि लिया है, तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड विद OCH3 गाइस। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहां शिफ्ट होगा, आगे पोजीशन में शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड पैरा पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा गाइस। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। वी हैव डबल बॉन्ड OCH3, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पे ये चार्ज शिफ्ट हुआ है, इट मींस यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को जब हम आगे वाली पोजीशन में शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ये ऑर्थो पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड इसने लिया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड विद OCH3। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड फिर से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा होगा। वी हैव डबल बॉन्ड एंड OCH3। सो गाइस हुआ क्या, हुआ ये कि अगर आप एनिसोल को देखते हो तो एनिसोल में रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहां बढ़ती है, वो बढ़ती है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। आप इन नेगेटिव चार्ज को देखिए, नेगेटिव चार्ज कहां पे है, ऑर्थो और पैरा पे। इट मींस जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, क्या बोला मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कहां इंक्रीज कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एनिसोल को रिएक्ट कराते हो इलेक्ट्रोफाइल से, रिएक्ट कराते हो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एनिसोल के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्यों करेगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो एक तो ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक कहां पे करेगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, कुछ इस तरीके से। तो हमें इस तरह के कुछ कंपाउंड्स यहां पे देखने को मिलेंगे। तो एक और बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर, और ईथर का जो कंपाउंड मैंने लिया है उसे हम लोग कहते हैं एनिसोल, मिथॉक्सीबेंजीन या फिर एल्काइल एराइल ईथर गाइस। अब आते हैं एनिसोल। एनिसोल पे रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शिफ्ट करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज कर जाती है। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा
किस पे, एनिसोल पे। तो कहां पे करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करेगा गाइस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और कुछ रिएक्शंस देखते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल। सो गाइस हम लोग यहां पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं, वी कॉल इट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है गाइस, ये होता है डाइल्यूट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और गाइस यहां पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट मींस ये क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड से वाटर को रिमूव करेगा। किसको रिमूव करेगा, वाटर को रिमूव करेगा। चलते हैं रिएक्शन में। रिएक्शन किस तरीके से होगी, जैसे वी हैव एनिसोल, हमारे पास क्या है, एनिसोल है, और एनिसोल को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ। HNO3 को मैं क्या लिख सकता हूं, HONO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन कैसे होगी, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और बाहर क्या होगा, बाहर मैंने कहा था क्या होगा, वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो वाटर कैसे बाहर होगा, यहाँ देखिए ऑर्थो पे H होगा और पैरा पे H होगा। तो ये वाला H इस OH के साथ, क्योंकि OH का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो जैसे ही वाटर बाहर हुआ, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, और एक कहां पे जुड़ेगा गाइस, पैरा पोजीशन पे, कुछ इस तरीके से। तो आपको यहां पे मिलेंगे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। तो इस तरीके से नाइट्रेशन होगा किसका, एनिसोल का। मूव करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं हैलोजिनेशन, या मैं इसे कहूंगा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है गाइस, ये होती है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, सो वी हैव एनिसोल, हमारे पास है एनिसोल। अगर मैं एनिसोल को रिएक्ट कराता हूं ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा गाइस, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे होगा Br पॉजिटिव। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में है, एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे होगी आपको पता, ऑर्थो पे एक हाइड्रोजन होगा, पैरा पे एक हाइड्रोजन होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन एक Br को लेके बाहर, HBr की फॉर्म में बाहर, जैसे ही HBr की फॉर्म में बाहर, एक अटैक करेगा ऑर्थो पे और एक अटैक करेगा पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये रहा हमारे पास एनिसोल, एक अटैक करेगा ऑर्थो पे और एक अटैक करेगा पैरा पे गाइस। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक और चीज निकल के आ जाती है कि ऑर्थो और पैरा में मेजर प्रोडक्ट कौन देगा गाइस, तो मेजर प्रोडक्ट आपको हमेशा कौन देगा, पैरा वाला देगा गाइस। ये है आपका मेजर प्रोडक्ट पैरा, मेजर प्रोडक्ट यहां पे कौन है, ये आपका पैरा वाला है मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्यों है गाइस, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट वही होता है जिसमें सिमेट्री होती है। आप देखिए इसमें सिमेट्री बनी है, ये सिमेट्री है, इसमें एक जैसे लग रहे हैं आपको, सिमेट्री है, क्लोज पैकिंग है। जिसकी क्लोज पैकिंग होती है और जिसमें सिमेट्री होती है वही आपको मेजर प्रोडक्ट देता है, और वही क्या होता है, स्टेबल भी होता है, वही क्या होता है, स्टेबल भी होता है। तो गाइस ऑर्थो एंड पैरा में आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा का मिलेगा। पैरा क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, सिमेट्री है, इस तरीके से सिमेट्री है, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है, क्लोज पैकिंग ज्यादा है, और क्लोज पैकिंग ज्यादा तो स्टेबल, स्टेबल तो आपको क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट गाइस। आई होप आपको ये दो रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हम करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम एनिसोल को रिएक्ट कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे वी हैव मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है गाइस, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन है वी हैव एनिसोल, हमारे पास है एनिसोल, हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। ये रहा CH3, ये रहा Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है, ये एनहाइड्रस AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव, कार्बन का चार्ज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन कैसे होगी, ऑर्थो से और पैरा से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, इसके साथ क्लोरीन के साथ, तो HCl बाहर हो गया। तो एक जुड़ेगा ऑर्थो पे, एक जुड़ेगा पैरा पे, तो आपको क्या मिलेगा, ये रहा एनिसोल जो जुड़ा है एक ऑर्थो पे CH3, और एक जुड़ेगा पैरा पे, तो ये रहा आपका पैरा पे।
सो वी हैव OCH3 और रहा पैरा पे। और आपको पता है मेजर प्रोडक्ट आपको कौन देगा? पैरा वाला। पैरा वाला आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि मेजर प्रोडक्ट वही देता है जिसमें सिमेट्री होती है। तो पैरा वाले में सिमेट्री होती है। आप देखेंगे तो ये क्लोज पैकिंग है और क्लोज स्ट्रक्चर है या क्लोज पैकिंग है, तो क्लोज स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो आपको क्या देगा? मेजर प्रोडक्ट देगा। मूव करते हैं फोर्थ रिएक्शन की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में गाइस हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड क्लोराइड को किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और हमें पता है एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। यहां पे जो हम एसिड क्लोराइड लेंगे वो लेंगे कुछ इस तरीके से CH3C+OCl। तो रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन है वी हैव एनिसोल, हमारे पास है एनिसोल, और एनिसोल को जैसे ही हम रिएक्ट कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और HCl यहां से बाहर हो जाएगा ऑर्थो और पैरा से। HCl बाहर हुआ तो एक जुड़ेगा ऑर्थो पे, एक जुड़ेगा पैरा पे। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ये रहा OCH3, एक जुड़ गया ऑर्थो पे और एक कहां जुड़ेगा गाइस? एक जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे, एक जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। तो कुछ इस तरीके से होगा ये OCH3 और यहां पे जुड़ेगा C+O विथ CH3। और मेजर प्रोडक्ट कौन देगा? पैरा वाला देगा गाइस। सो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर, जिसमें हमने एनिसोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हम लोग प्रोडक्ट बनाया। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विथ मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।